किसी की सलाह से रास्ते जरूर मिलते हैं, पर मंजिल तो खुद की मेहनत से ही मिलती है। कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट, कोई भी आपका बड़ा भाई, बड़ी बहन, इवन आईएएस, आईपीएस ऑफिसर्स, यूपीएससी जिन्होंने ऑलरेडी क्रैक करके रखा है, कोई भी आपका सिलेक्शन नहीं करवा सकते। वो आपको गाइड कर सकते हैं, वो आपको रास्ता दिखा सकते हैं, वो आपको बता सकते हैं कि क्या तरीका है, किस तरीके को फॉलो करोगे, किस तरीके का माइंडसेट बनाओगे तो एग्जामिनेशन क्वालिफाई होगा। बट वो आपका एग्जाम क्वालिफाई नहीं करवा सकते। आपका एग्जाम क्वालिफाई कौन करेगा? आप खुद। आपकी मेहनत, आपकी कंसिस्टेंसी, आपका हार्ड वर्क। सो जय हिंद गाइस, गुड इवनिंग। झा सर अकेडमी फॉर आईएएस में आपका स्वागत है। मैं उम्मीद करता हूं कि सभी को आवाज जो है वो बिल्कुल सही सुनाई दे रही है। अगर आपको आवाज प्रॉपरली सुनाई दे रही है तो प्लीज रिप्लाई करके मुझे बता दीजिए। फिर हम लोग सेशन को स्टार्ट करेंगे। द हिंदू न्यूज़पेपर जो है वो हम लोग कवर कर रहे हैं। द हिंदू न्यूज़पेपर और स्पेशल क्लास जो है वो ऑलरेडी कंडक्ट हो गई है। हिंदू न्यूज़पेपर हम लोग को कवर करना था। अच्छा, मुझे ये बताओ कि हिंदू न्यूज़पेपर शाम में 4 बजे ही रखें कि सुबह ही रखें? सुबह स्पेशल क्लास रखा जाए और शाम में 4 बजे हिंदू रखें, क्या पैटर्न फॉलो करें? आपको क्या लगता है? द हिंदू न्यूज़पेपर शाम में रखें? दो दो चीजें आ रही हैं सुबह। दो सुबह की वोटिंग आ गई और एक शाम की वोटिंग आ गई। चलो देखते हैं, बाद में जाकर और स्टूडेंट्स आएंगे तो पोलिंग कर लेंगे। मेजोरिटी विंस है। इक्विटी, यू हैव टू वर्क ऑन इक्विटी, नॉट मेजोरिटी। चलो एनीवेज, करते हैं। सुबह ही कर लेंगे, या तो वही ठीक रहेगा। अब देखते हैं, करते हैं। और बाकी स्पेशल क्लासेस तो अभी आपकी यहाँ पर लग रही है, और जो भी स्टूडेंट्स हमारे साथ लाइव सेशन को ज्वाइन करना चाहते हैं, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है लाइव सेशन। कोई भी उसकी अलग से फीस नहीं है। नीचे कमेंट बॉक्स पर, अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं या फेसबुक पर देख रहे हैं इस वीडियो को, तो नीचे कमेंट बॉक्स पर जो है वो चेक करिएगा। आपको एक लिंक मिलेगी, उस लिंक के माध्यम से जो है वो आप ज्वाइन कर सकते हैं क्लासरूम को। यस, चलिए। सो स्टार्ट करते हैं। जो आज तारीख है वो 28 मई है। मेरे पापा मम्मी की एनिवर्सरी है। चलो स्टार्ट करते हैं। सो एसेट केस क्या होता है, मैंने आपको पहले भी पढ़ाया था। और ये हरियाणा के फॉर्मर चीफ मिनिस्टर चौटाला जो है उनको 4 साल की जेल हो गई है एसेट केस में। तो ये टॉपिक पहले भी आ चुका था, बट आपको एसेट केस ध्यान में रखना है। ये टॉपिक न्यूज में जो है वो इंपॉर्टेंट नहीं है। एसेट केस मतलब वो वाला केस जिसमें एक व्यक्ति के पास उसकी इनकम से ज्यादा एसेट हो जाता है। राइट, कि कमाई उसकी 1 लाख रुपए है और कमाई जैसे एग्जाम्पल के तौर पर 50,000 रुपए है, और घर के बाहर फॉर्च्यूनर खड़ी है, रेंज रोवर खड़ी है, बीएमडब्ल्यू खड़ी है, रोल्स रॉयस खड़ी है। राइट, तब वो शक चला जाता है कि भाई घोटाला है। तो वही वाली चीज है। यस। इसके अलावा एक और केस जो है वो सामने आया है। बताया जा रहा है कि मथुरा की जो मूर्ति है वो आगरा की मस्जिद में जो है वो अ, दफनाई गई है। तो इस प्रकार का एक मामला जो है वो सामने आ रहा है। एक फ्रेश केस जो है वो सामने देखने को मिल रहा है। तो अभी के लिए टॉपिक हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। और मोदी जी का कहना यह है, अभी एक बेसिकली ड्रोन फेस्टिवल चल रहा है न्यू दिल्ली में। तो उस फेस्टिवल को का उद्घाटन करते समय, इनॉग्रेशन करते समय, हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर का कहना है कि ये सभी के हाथ में एक फोन देखना चाहते हैं और सभी किसान के पास ड्रोन देखना चाहते हैं। तो बस ये हेडर वाली चीज थी, अपने लिए काम की नहीं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। ये वाला टॉपिक आपको ऑलरेडी बताया, आर्यन खान का केस। राइट, बहुत ट्रेंडिंग में जो है ये केस चला था। अब बरी हो गया आर्यन खान, तो ये भी हमारे लिए उतना कुछ खास काम का नहीं है। ये नार्कोटिक्स वाला टॉपिक हमारे लिए काम का था, जो हम पहले भी नार्कोटिक कंट्रोल ब्यूरो एनसीबी के बारे में पहले हम लोग कवर कर चुके हैं। बाकी आपकी स्पेशल क्लास में फिर से ही एनसीबी कवर हो जाएगा। अपार्ट फ्रॉम दैट, हमारे साथ आर्मी के जो जवान हैं, उनकी मृत्यु हो गई है एक एक्सीडेंट के दौरान। बहुत ही खतरनाक जो है वो एक्सीडेंट हुआ। श्योक नदी पर गाड़ी जो है वो गिर गई। श्योक नदी, तो आपको श्योक नदी के बारे में एक आइडिया होना चाहिए। आप चाहो तो लिख सकते हो श्योक नदी के बारे में कुछ बेसिक फैक्ट, जो मैं भी आपको बता देता हूँ। तो श्योक नदी जो है गाइस, ये ट्राइब्यूटरी है इंडस नदी की। क्या है? श्योक नदी इंडस नदी की ट्राइब्यूटरी है। राइट, सहायक नदी है। और श्योक नदी जो है वो लद्दाख, नदन लद्दाख में जो है वो फ्लो करती है। ये एंटर होती है गिलगित बल्तिस्तान में, और लगभग 550 किलोमीटर तक की रेंज की ये नदी हम लोग को देखने को मिलती है। और श्योक नदी कहाँ से ओरिजिनेट होती है? रीमो ग्लेशियर। कहाँ से? रीमो ग्लेशियर से ओरिजिनेट होती है। राइट, तो बस यही चीज बस आप थोड़ा सा ध्यान रखिए। और ये नुब्रा वैली, नुब्रा वैली हम लोग को देखने को मिलती है, नुब्रा वैली।
राइट। तो ये वाला फैक्ट भी थोड़ा सा ध्यान में रखना है कि ये नदन लद्दाख के क्षेत्र में है। ठीक है, तो ये एक छोटा सा टॉपिक आया था। इसके अलावा एक बुकर प्राइज का टॉपिक है, हालांकि ये टॉपिक पहले भी हम लोग जो है वो कवर कर चुके हैं कि गीतांजलि श्री को मिलना था ये अवार्ड, और फाइनली अब मिल चुका है। तो इंडियन ऑथर गीतांजलि श्री को जो है वो इंटरनेशनल बुकर प्राइज मिला है अपनी हिंदी नॉवल रेत समाधि के लिए, और इसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन किया गया था टॉम ऑफ सैंड और डेजी रॉकवेल के द्वारा से किया गया था। तो ये बुकर प्राइज की विजेता है गीतांजलि श्री, और इनकी नॉवल का नाम भी ध्यान में रखना, रेत समाधि। तो ये फैक्ट जो है वो थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। और हम लोग अगर बात करें बुकर प्राइज की मेनली, तो बुकर प्राइज जो है गई, जिसे पहले बुकर प्राइज फॉर फिक्शन के नाम से जाना जाता था, और मैन बुकर प्राइज के नाम से भी जाना जाता था, राइट, बुकर प्राइज को। और ये लिटरेरी प्राइज है, यानी कि जो भी बेस्ट नॉवल होती है, पॉइंट टू बी नोटेड, यहाँ पर ये प्राइज मिलता है इंग्लिश नॉवल को। किसको दिया जाता है ये प्राइज? चाहो तो साइड में लिख लो, इंग्लिश नॉवल के लिए प्राइज जो है वो दिया जाता है। इसलिए मतलब हिंदी नॉवल अगर ये होती ना, इसका ट्रांसलेशन नहीं होता तो इनको प्राइज नहीं मिलता। इंग्लिश नॉवल चाहिए, ये कंपलसरी होता है। और नॉवल पब्लिश होनी चाहिए यूनाइटेड किंगडम में या फिर आयरलैंड में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है इंटरनेशनल बुकर प्राइज का। इंग्लिश नॉवल होनी चाहिए और वो नॉवल पब्लिश होनी चाहिए कहां पर? यूके के अंदर या फिर आयरलैंड के अंदर। और जो विनर होते हैं बुकर प्राइज के, उनको इंटरनेशनल पब्लिसिटी वगैरह जो है वो मिल जाती है, जिसके कारण उनकी बुक्स वगैरह की अच्छी खासी जो है वो सेल हो जाती है। तो ये फैक्ट बस थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो गीतांजलि श्री, ये नाम आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। चलिए, बेस्ट नॉवल जो इंग्लिश लैंग्वेज में होती है तो उसके लिए अवार्ड जो है वो दिया जाता है, राइट। चलिए, इसके अलावा ये पॉलिटिकल न्यूज है, हमारे लिए कुछ खास काम की नहीं है, साइड में। और इसके अलावा यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में आइडिया है आप लोग को कि क्या होता है यूनिफॉर्म सिविल कोड? किसी को पता है यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में? गाइस, यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर मैंने अलग से एक टॉपिक पढ़ाया हुआ है। अगर आपको वो टॉपिक पढ़ना है तो आपको कुछ नहीं करना है, अपने चैनल पे जाओ, अपने चैनल पे वीडियो वाले सेक्शन पर जाकर वहां पर एक सर्च का ऑप्शन आता है, तो वहां पर यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है वो सर्च के कॉलम पे डाल देना, या फिर यूनिफॉर्म सिविल कोड लिख दो, उसके आगे झांसा अकेडमी फॉर आईएएस लिख देना। तो वीडियोस आपको मेरे ख्याल से फर्स्ट पेज में ही मिल जाएंगे। तो अब मैं आपको सिंपल शब्दों में हालांकि समझा देता हूँ कि यूनिफॉर्म सिविल कोड होता क्या है एग्जैक्टली। तो और लाइव सेशन गाइस सभी लोग ट्राई किया करो लाइव सेशन अटेंड करने का, क्योंकि रिकॉर्डिंग्स तो लोग देख लेते हैं बाद में, बट लाइव सेशन जब आप देखोगे ना तो वो इंटरैक्टिव रहेगा, और उससे आप उस सेशन के दौरान आप डाउट्स वगैरह पूछ सकते हैं। तो ये काफी अच्छा रहता है लाइव सेशन को अटेंड करना। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड में जो है वो सिंपल सी चीज आपको ये ध्यान में रखनी है कि जैसे कि अलग अलग रिलीजन के लॉज होते हैं, राइट, जैसे हिंदू लॉ, राइट, शरीयत लॉ, तो ये सब हम लोग को लॉज अलग अलग जो है वो देखने को मिलते हैं, राइट। तो ये सब लॉज हटा दो, ये सब कानून जो है वो हटा दो, और एक सिंगल कानून जो है वो होना चाहिए जो सभी के लिए एप्लीकेबल होना चाहिए, वो है यूनिफॉर्म सिविल कोड। तो अभी उत्तराखंड सरकार जो है उसने एक एक्सपर्ट कमेटी जो है वो बैठाई है जांच करने के लिए यूनिफॉर्म सिविल कोड के इम्प्लीमेंटेशन के लिए। साथ ही साथ ये कमेटी रिव्यू करेगी कि जो भी कानून वहां पर मैरिज से रिलेटेड है, डिवोर्स से रिलेटेड है, मेंटेनेंस से रिलेटेड, इनहेरिटेंस, एडॉप्शन या दूसरे पर्सनल लॉ से रिलेटेड जो भी कानून है उसको रिव्यू करेगी ये कमेटी, और यूनिफॉर्म सिविल कोड को किस तरीके से लागू करना है तो उसके बारे में अपना रिकमेंडेशन देगी, राइट। चलिए, ये आईएएस ऑफिसर का ये केस तो आपको पता ही है राइट। तो कुत्ता घुमाने के लिए जो है वो गए थे मियाँ बीवी दोनों आईएएस, और बैंड बज गई उन लोगों की, एक को जो है वो अरुणाचल प्रदेश फेंक दिया और एक को लद्दाख। तो अभी जो इशू जो सामने आया है वो ये आया है कि क्या आप अरुणाचल प्रदेश को या इंडिया के ईस्टर्न एरिया को क्या डंपिंग ग्राउंड समझते हो, मतलब कचरा समझते हो क्या? कि जो भी पनिशमेंट का ग्राउंड समझते हो क्या, जेल समझते हो क्या, कि किसी को पनिश करना है तो जाओ जंगलों में जो है भेज दो। तो इसको लेकर अभी काफी आलोचनाएं जो है वो की जा रही है सरकार की, कि सरकार को अपना माइंडसेट जो है वो चेंज करना पड़ेगा, ये कोई तरीका नहीं है कि किसी ने गलती करी तो आप उसको अरुणाचल भेज रहे हो, ये क्या तरीका हुआ? राइट, ये तो गलत बात है। तो उसको लेकर ये बस छोटा सा टॉपिक था, ठीक है। तो फर्स्ट पेज के अंदर सिर्फ इतनी न्यूज थी जो आप लोग के लिए काम की है। अब हम सेकंड पेज की तरफ जाते हैं। सिटी का पेज हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, बट देखिए, उआपा, अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट, पता है आपको उआपा के बारे में? अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है।
उआपा का नहीं पता तो सेम सर्च कर लेना, बाकी अपनी स्पेशल क्लास के अंदर उआपा आएगा ही आएगा, रेगुलर फॉलो करो तो उसको अपन डिटेल में कवर करेंगे। क्योंकि देखो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जो चीज न्यूज आती है वो न्यूज हमारे लिए काम की नहीं होती है, न्यूज के अंदर चीजें जो रहती है वो एग्जामिनेशन के लिए काम की होती है। और मैंने आपको बताया कि उआपा इतना डेंजरस और ड्रैकोनियन कानून इसको कहा जाता है क्योंकि इस कानून के तहत सरकार के पास इतनी ज्यादा पावर होती है कि वो किसी भी इंडिविजुअल को, किसी भी ग्रुप को टेररिस्ट घोषित कर सकते हैं। और हुआ यही था, आप देखिए ये पूरी स्टोरी लिखी थी, स्टोरी में जाने की जरूरत नहीं। इसमें बताया गया कि किसी के ऊपर जो है वो टेररिस्ट का टैग लगा दिया। अब किसी व्यक्ति के ऊपर अगर आपने टेररिस्ट का टैग लगा दिया तो सिर्फ वो व्यक्ति सफर नहीं होगा, सिर्फ उसका करियर, उसकी लाइफ बर्बाद नहीं होगी, बल्कि उसकी पूरी की पूरी फैमिली सफर करेगी। वो जहां पर भी जाएंगे उसके फैमिली मेंबर, लोग बाग बोलेंगे कि ये उसकी पूरी फैमिली की लाइफ खराब हो जाती है। लोग बाग बोलेंगे टेररिस्ट की फैमिली से ये लोग बिलोंग करते हैं। ये बड़ी दिक्कत वाली कहानी हो जाती है। तो कई बार बेगुनाह लोग जो हैं वो अननेसेसरली जो फंस जाते हैं। क्योंकि देखो क्या होता है कि अब ये टैग हट गया तो वो कोई सुनेगा नहीं, टैग लग जाता है वो बहुत लोग सुन लेते हैं। राइट, बुराई जो है वो बहुत जल्दी अट्रैक्ट करती है। आपने लाइफ में कभी शराब पी नहीं होगी, बट अगर आप जो है वो शराब की दुकान के सामने खड़े हो जाएंगे तो आपके घर पर तुरंत फोन चला जाएगा, कोई ना कोई देख करके, अरे वो आपका लड़का तो शराब पी रहा है। तो ये इशू है। ठीक है, चलिए। सरोगेसी के बारे में पता है कि सरोगेसी जो है वो क्या होती है? शाहरुख खान का जो तीसरा बेटा है अब्राहम, सरोगेट चाइल्ड है। सरोगेसी क्या होती है? अच्छा मुझे एक चीज ये बताओ कि सरोगेसी के अंदर जो चाइल्ड जो होता है, जैसे कि मैं बात करूं फेमस केस शाहरुख खान गौरी खान का, अब्राहम खान जो है वो बायोलॉजिकल चाइल्ड किसका है? सरोगेट मदर का है या आर्यन और सॉरी शाहरुख और गौरी का है? बताओ। यस, शाहरुख और गौरी का ही है। क्या सरोगेट मदर का कोई जेनेटिक्स है बेबी में, या होता है? सरोगेट मदर का कोई जेनेटिक बेबी में होता है? नहीं होता। सरोगेट मदर सिर्फ अपना वूम देती है, राइट, वूम। सरोगेट मदर का जो पेट जो होता है ना, वूम जो होता है जहां पर बच्चा सरवाइव करता है, तो वो सिर्फ सरोगेट मदर का, आप कह सकते हैं कि एक कंपार्टमेंट रहता है जहां पर बेबी जो है वो ग्रो करे, बस। तो ये फैक्ट आप बस ध्यान में रखिएगा। अभी एक प्ली आई है, एक पिटीशन सामने लगाई गई है। इस पिटीशन के थ्रू जो है ये डिमांड की जा रही है कि सिंगल मैन और मैरिड वुमेन जो है, राइट, उन्हें सरोगेसी जो है वो क्यों अलाउ नहीं की जा रही अगर वो चाहते हैं तो। क्योंकि देखिए गाइस, आपको मैं क्लियर बता दूं, हमारी कंट्री के अंदर आप देख ही सकते हैं, इस आर्टिकल में भी जो है वो लिखा हुआ है कि हमारे पास है सरोगेसी रेगुलेशन एक्ट 2021। इस एक्ट के तहत एक महिला जो कि एक विडो है या एक डिवोर्सी जिनकी उम्र 35 से 45 साल की है, या एक कपल, तो इनको अलाउ किया गया है कि आप जो है वो सरोगेसी करवा सकते हैं। एंड डिफाइंड एज लीगली मैरिड वुमेन एंड मैन कैन अवेल सरोगेसी, तो ये सरोगेसी अवेल कर सकते हैं इफ दे हैव मेडिकल कंडीशन नेसेसिटिंग दिस ऑप्शन। मतलब जैसे कि एक एग्जाम्पल के तौर पर एक कपल है, अब कोई रिप्रोडक्टिव इश्यूज है, तो वो बच्चा जो है वो पैदा नहीं कर पा रहे, राइट, तो उसलिए वो क्या कर सकते हैं, बताया जा रहा है कि उनमें अगर कोई मेडिकल इश्यूज है, मेडिकल प्रॉब्लम है, तो वो सरोगेसी को जो है वो ऑप्ट कर सकते हैं। बट क्या आपको पता है कि हमारी कंट्री के अंदर सरोगेसी का जो कानून हम लोग को देखने को मिलता है वो क्या कहता है? सरोगेसी का कानून ये कहता है कि आप जो है अपने फैमिली मेंबर, जैसे कि अब्राम के केस में कहा जाता है कि गौरी की जो बहन है, मतलब अब्राम की जो मौसी है, तो वो उसकी सरोगेट मदर है, राइट। अब वो कितना सच है कितना नहीं, आई डोंट नो, ऐसी जो है वो न्यूज जो है वो आई थी, वो मैं आपको जो है वो बता रहा हूँ। बाकी आप सर्च कर सकते हैं, वैसे जरूरत नहीं सर्च करने की, आपको तो सिर्फ कानून के बारे में पता होना चाहिए कि कानून जो है वो क्या कहता है कि जो रिलेटिव है सिर्फ वो ही सरोगेसी करवाएंगे, और वो भी बिना कोई पैसे की लेन देन किए। सिर्फ रिलेटिव ही जो है वो सरोगेसी में इन्वॉल्व होंगे, राइट। तो ये क्लियरली आप देख सकते हैं यहां पर भी, जैसे कि क्लियरली इसको अपन बोलते हैं अल्ट्रुस्टिक सरोगेसी। अल्ट्रुस्टिक सरोगेसी हमारे यहाँ अलाउड है, ये लिख लो। हमारी कंट्री के अंदर कानून किस चीज को अलाउ करता है? अल्ट्रुस्टिक सरोगेसी को, राइट। तो ये फैक्ट बहुत अच्छे से जो है वो ध्यान में रखना। और जो भी पर्टिकुलर व्यक्ति सरोगेसी रेगुलेशन एक्ट 2021 का उल्लंघन करता है तो उसको 10 साल तक की जेल हो सकती है और 10 लाख रुपए तक का जुर्माना भी जो है वो उसको भरना पड़ सकता है। तो ये फैक्ट आपको बहुत अच्छे से ध्यान में रखना है, राइट। और कमर्शियल सरोगेसी जो है वो बैन कर दी गई है, राइट। तो आपको ऑलरेडी जो है वो पता है, सिर्फ अल्ट्रूस्टिक सरोगेसी जो है वो अलाउड है। ठीक है, क्लियर?
तो अभी इसमें यही बोली जा रही है कि इसके अंदर जो है वो चेंजेस जो है वो लाओ, सिंगल मैन और वुमेन अगर चाहें सरोगेसी करवाना तो वो एटलीस्ट आसानी से करवा सके। बाकी सेडिशन का केस सभी को पता है कि सेडिशन क्या होता है, आईपीसी की सेक्शन 124 ए के तहत सेडिशन आता है। क्या है ये सेडिशन? सेडिशन का मामला किसे हम लोग कहते हैं? सेडिशन का मामला हो गया जब कोई व्यक्ति सरकार के अगेंस्ट उल्टी सीधी बातें जो है वो कह रहा है, ऐसी चीजें कह रहा है जो कि हमारी कंट्री की सेफ्टी, सिक्योरिटी, इंटीग्रिटी के लिए खतरनाक है, तो ऐसे व्यक्ति को सेडिशन के तहत जो है वो बुक कर लिया जाता है। और जब ऐसे व्यक्ति को सेडिशन के तहत जो है वो बुक कर लिया जाता है, यस, देशद्रोह वाला कानून हम लोग को देखने को मिलता है। तो ऑब्वियस सी बात है कि ये भी वही टैग है, देशद्रोह वाला टैग है भाई। इस तरीके का टैग कई बार जो होता है ना कि आर्टिकल 19 राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्री स्पीच, तो उसका उल्लंघन जो है वो करते हैं, मिसयूज होता है इस पर्टिकुलर पावर का, राइट। तो ये एक चीज हमने और देखी। बाकी न्यूज में क्या है वो खिचड़ी आपको जो है वो जानने की जरूरत नहीं, वो इंपॉर्टेंट नहीं है। और इसके अलावा अच्छा, आपको एक चीज तो पता होगी कि रेस्टोरेंट के अंदर जब बिल आता है तो उसमें जो सर्विस चार्ज होता है, तो इट इज द ऑप्शन कि आपको सर्विस चार्ज पे करना है तो कर सकते हो, नहीं पे करना तो नहीं कर सकते। ये वाली बात पता है ना, अगर आप किसी रेस्टोरेंट में जा रहे हैं, वहां पर अगर बिल आता है और उसमें सर्विस चार्ज है और सामने वाले व्यक्ति की, देखो सर्विस अच्छी है वहां की तो आपको पे करने में कोई बुराई नहीं है, बट सर्विस अगर बेकार है तो आप कैंसिल करा दो। मैं जनरली ज्यादातर मैं आपको सर्विस बताता हूँ मैं करता क्या हूँ। मैं जब भी रेस्टोरेंट जाता हूँ, एक तो अगर सर्विस खराब रहती है तो मैं नहीं पे करता सर्विस चार्ज, बट सर्विस अच्छी रहती है ना तो मैं वो बिल से वो पैसे कटवा के अलग से वेटर को दे देता हूँ, राइट, जिसने जो है वो सर्व किया, क्योंकि अल्टीमेटली उसकी पॉकेट में जो है वो जाए वो ज्यादा बेटर है, राइट। सेम चीज आप उसको टिप दे दो, क्योंकि सर्व सर्व जो है वो उसने किया, अपन भाई पैसा किसके लिए दे रहे हैं? सर्विस के लिए दे रहे हैं। तो नेक्स्ट टाइम से जब आप रेस्टोरेंट जाओगे तो आपकी और कदर करेगा वो सामने वाला व्यक्ति। चलिए आगे, फोर्थ जो है वो स्टेट से रिलेटेड है, पॉलिटिकल न्यूज है। और ये वाली न्यूज तो आपको पता है सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड की सेक्स वर्कर्स जो है उनको एक प्रोफेशनल वर्क का जो है वो टैग जो है वो दे दिया है, रिकॉग्नाइज कर लिया है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कि सेक्स वर्कर्स भी प्रोफेशनल वर्कर्स हैं, राइट। तो इसको लेकर ये एक टॉपिक था छोटा सा। और बाकी ये पॉलिटिकल न्यूज हमारे लिए जो है वो काम की नहीं है, राइट, ये सब न्यूज। ये एक चीज है आपको पता होना चाहिए गाइस कि बहुत समय से एक बिल पेंडिंग है, राइट। बहुत समय से बिल भी और डिमांड भी कि महिलाओं को लोकसभा और स्टेट लेजिस्लेचर में 33% रिजर्वेशन जो है वो मिलना चाहिए, राइट, जो कि काफी समय से जो है वो पेंडिंग है, वुमेन रिजर्वेशन बिल। तो 33% कोटा जो है वो, ये चीज आप फैक्ट थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा कि इसकी डिमांड रहती है और ये जो है वो अप्रूव करना चाहिए। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, हालांकि हमें नजर आ रहा है कि पिछले जनरल इलेक्शन में 78 वुमेन जो है वो इलेक्ट हुई थी लोकसभा से, 78 वुमेन, बट ये हमने तो प्रोग्रेस करी इंडिविजुअल बेसिस पर, बट ग्लोबल लेवल पर हम बहुत पीछे हैं। ऑल टाइम लो हमारी रैंकिंग आई 148 ग्लोबल लेवल पर, राइट। तो ये वाला फैक्ट भी थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। बाकी और कुछ चीज इसके अंदर जो है वो खास काम की नहीं है। बाकी नेक्स्ट पेज की तरफ आगे बढ़ते हैं तो ये पॉलिटिकल न्यूज एक हम लोग को देखने को मिल रही है। बाकी आपको पता है कि ये स्विट्जरलैंड के अंदर डावोस में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की मीटिंग जो है वो चल रही थी, तो उस दौरान कर्नाटक के चीफ मिनिस्टर भी वहां पर मौजूद थे। तो वो वापस आए तो वो काफी सारी एमएनसीज के साथ जो है वो अब डील जो है वो करने वाले हैं। तो ये हमारे लिए भी काम का नहीं है ये वाला टॉपिक, जब कोई अच्छी डील होगी तब अपन उसके बारे में देखेंगे। और मानसून जो है वो डिले हो रहा है, राइट, और 2-4 दिन और होगा। तो ये आईएमडी, इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट का कहना है। अब इसके अलावा एक न्यूज ये आ रही है कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस ने डेवलप करी एक डिवाइस जिसके थ्रू डेटा सिक्योरिटी जो है वो इंप्रूव की जाएगी। तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस ने ट्रू रैंडम नंबर जनरेटर डेवलप किया। तो ये लिख लो, ट्रू रैंडम नंबर जनरेटर, ये डेटा सिक्योरिटी के लिए है और ये इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस ने किया है डेवलप। ठीक है, तो ये फैक्ट बस इतना सा बस ध्यान में रखो, ज्यादा ध्यान में रखने की जरूरत नहीं है। ये वाली न्यूज देखिए कि पेपर 4 पॉइंट ऑफ व्यू से आप मतलब लिख सकते हो कि आज भी हमारी कंट्री के अंदर एक तो इंटरफेथ रिलेशनशिप को लेकर लोगों को मार दिया जाता है, दलित को जो है वो मार दिया गया इंटरफेथ रिलेशनशिप को लेकर, राइट। है आज भी इस प्रकार की जो है वो चीजें हम लोग को देखने को मिलती है। आज के आर्टिकल बहुत ही सॉलिड आए हैं, बहुत बढ़िया आर्टिकल है, मेंस में लिखने लायक बहुत तगड़े आर्टिकल है ये, राइट। जैसे कि डूइंग नो जस्टिस टू अ विजन ऑफ डेमोक्रेसी। कई ये पूरे आर्टिकल के अंदर चीज क्या, देखो हम इसमें बहुत सारे पॉइंट्स पढ़ने वाले हैं, आप पेन और पेपर लेकर बैठो क्योंकि काफी सारे फैक्ट्स आपको अभी मिलेंगे जो प्रीलिम्स में भी पूछे जा सकते हैं और मेंस में लिखने के लिए भी काफी काम किया। अब देखिए इस आर्टिकल के अंदर हमें दो चीज पर टारगेट करना है। एक, बी आर अम्बेडकर साहब जो है
क्योंकि इस पूरे आर्टिकल में मेनली चीज जो समझाने की कोशिश की गई है कि आज की डेट में जो इकोनॉमिक पॉलिसी जो बन रही है और जो बी आर अम्बेडकर साहब जो है जैसी चाहते थे इंडिया की इकोनॉमिक पॉलिसी, तो उसके बिल्कुल अगेंस्ट जा रही है। बी आर अम्बेडकर साहब चाहते थे नेशनलाइजेशन, आज की डेट में सब कुछ प्राइवेटाइजेशन होता जा रहा है धीरे धीरे करके, ब्यूरोक्रेसी तक को नहीं छोड़ा। राइट, पता है ना आपको, बैकडोर एंट्री हो जाती है ब्यूरोक्रेसी के अंदर भी। राइट, ये वाली चीज जो है वो आपको पता होगी। लेटरल एंट्री, पता है कि नहीं पता? बैकडोर एंट्री हम लोग को देखने को मिलती है। तो ये इशू है, आज की डेट में हो ही रहे हैं। राइट, और ये बढ़ते ही जा रहे हैं लगातार। एल तक जो है वो अब वो हो चुकी है। राइट, प्राइवेटाइजेशन जो है वो उसका ओपन कर दिया गया है। तो काफी सारी एल तो दूर की बात, बहुत सारी कंपनीज उनका प्राइवेटाइजेशन जो है वो होता जा रहा है। तो ये बेसिकली इस पूरे आर्टिकल के अंदर ऑथर ने क्रिटिसाइज जो है वो किया है। दो लोगों का ये आर्टिकल हम लोग को देखने को मिलता है। इन्होंने क्रिटिसाइज किया है कि सरकार जो है वो पॉलिसी वैसी नहीं बना रही है जैसे कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर चाहते थे। फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बी आर अम्बेडकर, पता है ना, ये चीज आपको फैक्ट पता है ना? सी लक्ष्मणन, ये एसोसिएट प्रोफेसर है मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट स्टडी चेन्नई के। और अपराजय, ये एक इंडिपेंडेंट रिसर्चर है। तो इनका ये आर्टिकल है। तो इनके आर्टिकल में बहुत सारी चीज अब हम लोग को मिलेंगी, बहुत ध्यान से सुनो। 14 अप्रैल को भीमराव रामजी अंबेडकर जी की बर्थ एनिवर्सरी, 131 बर्थडे इनका था, 131st बर्थडे। राइट, तो ये फैक्ट आप थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, अभी लेटेस्ट रिसेंट। और 14 अप्रैल थोड़ा सा ध्यान में रखना। अब इनको ऑनर करने के लिए, इनके ऑनर में इनके साथ बी आर अम्बेडकर साहब के साथ और भी जो दूसरे एंटी कास्ट आइकन्स है जैसे कि ज्योतिराव फूले। राइट, तो इन लोगों को सम्मानित करने के लिए कनाडा के ब्रिटिश कोलंबिया प्रोविंस ने डिक्लेयर किया अप्रैल को एज अ दलित हिस्ट्री मंथ। याद रखना, कनाडा के अंदर दलित हिस्ट्री मंथ जो है वो अप्रैल को डिक्लेयर किया गया है कि अप्रैल दलित हिस्ट्री मंथ है। और कोलोराडो की अगर हम बात करें या मिशिगन की अगर हम बात करें यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर, तो वहां पर भी बी आर अम्बेडकर इक्विटी डे जो है वो मनाया गया। और इंडिया के अंदर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डायरेक्शन दिए पब्लिक इंस्टीट्यूशन को कि वो फॉर्मली सेलिब्रेट करें अम्बेडकर साहब के बर्थडे को। उत्तर प्रदेश सरकार ने जो है वो सेलिब्रेट किया इस दिन एज अ डे ऑफ सोशल हार्मनी के तौर पर। और तमिलनाडु ने डिक्लेयर किया एज अ डे ऑफ इक्वलिटी के तौर पर। तो ये कुछ चीजें हमें देखने को मिली बी आर अम्बेडकर साहब जी के जन्मदिन पर, इस प्रकार की चीजें हुई। तो जो ऑथर है उनका कहना है कि आप बी आर अम्बेडकर साहब जी का जन्मदिन एक एक बस जो होता है ना कि फॉर्मल तरीके से जो है वो मना रहे हो, बट उसको अडॉप्ट नहीं कर रहे हो उनके प्रिंसिपल को। उनके प्रिंसिपल को अडॉप्ट करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। राइट, तो ये चीज उन्होंने बताने की कोशिश करी और ये चीज भी आप मेंस में जो है वो लिखेंगे। जैसे कि हम बहुत अच्छी अच्छी बातें करते हैं, जो होता है ना कि नेता बहुत अच्छी अच्छी बातें करते हैं बट खुद ही जो है वो उस चीज को फॉलो नहीं करते, तो क्या मतलब? आप अच्छी अच्छी बातें कर रहे हो कि हमें ब्रदरहुड के साथ रहना चाहिए, भेदभाव नहीं करना चाहिए, बट फिर भी हमें भेदभाव नजर आ रहा है सोसाइटी के अंदर। राइट, तो यही ऑथर यही बस वाली चीज बस समझाने की कोशिश कर रहे हैं, बट इसमें बहुत सारे फैक्ट्स हैं। जैसे कि आप देखिए, लेबर मिनिस्टर रह चुके हैं बी आर अम्बेडकर साहब, वाइसरॉय काउंसिल काउंसिल के कब से कब तक, 1942 टू 1946, ये फैक्ट लिखिएगा। इनकी किताब आपको ध्यान में रखनी है, स्टेट्स एंड माइनॉरिटीज, 1947 में लिखी गई, स्टेट्स एंड माइनॉरिटीज। राइट, तो ये फैक्ट थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। 1928 में बाबा साहिब ने स्ट्रगल किया कि मैटरनिटी बेनिफिट बिल जो है वो पास करवाया जाए बॉम्बे लेजिस्लेटिव काउंसिल में। मैटरनिटी बेनिफिट बिल, पता है ना क्या होता है मैटरनिटी बेनिफिट? कोई बता सकता है कि मैटरनिटी बेनिफिट हम किस चीज को कहते हैं? जब एक वुमेन प्रेग्नेंट रहती हैं, राइट, तो उनकी प्रेगनेंसी के दौरान उनको पेड लीव मिल सके। अगर महिला कहीं किसी वर्क प्लेस पर जॉब कर रही है तो प्रेगनेंसी के दौरान उन्हें पेड लीव मिल सके, उनको बेनिफिट मिल सके। राइट, वो होती है मैटरनिटी बेनिफिट। और भी काफी सारे बेनिफिट होते हैं इसमें। तो इन्होंने ये बिल जो है वो पास करवाया 1928 में। फिर बाद में जाकर मद्रास लेजिस्लेटिव काउंसिल ने भी 1934 में यही मुद्दा जो है वो उठाकर ये बिल पास कराया। मतलब इन्होंने इनिशिएटिव लिया किसके लिए? वुमेन के लिए और लेबर के लिए, वर्कर्स के लिए। तो ये इनके इनिशिएटिव थे। बी आर अम्बेडकर साहब को हम लोग जो माइनॉरिटीज हैं उनके लिए जानते हैं, अनटचेबल्स हैं उनके लिए जानते हैं कि उनको अपलिफ्ट करने के लिए उन्होंने काम किया, कार्य किया।
दलित को अपलिफ्ट करने के लिए कार्य किया, बट लेबर क्लास के लिए भी इन्होंने कार्य किया, वर्कर क्लास के लिए भी इन्होंने कार्य किया, इररिस्पेक्टिव ऑफ जेंडर। भेदभाव नहीं किया इन्होंने, मतलब वर्कर्स मतलब सभी लोग। देखिए मैटरनिटी बेनिफिट बिल इनके द्वारा पास किया गया, तो वुमेन से रिलेटेड इश्यूज आते हैं, जीएस पेपर 1 में क्वेश्चंस बनते हैं मेंस के अंदर, तो आप इनके बारे में लिखिएगा। आपके सामने कितनी अच्छी लाइन है ये। गाइज आपका मेंस का आंसर प्रीलिम्स क्रैक करने के बाद नहीं बनता है, याद रखना मेरी बात। आज ही के दिन से आप अपने मेंस के आंसर को बनाते हो, जब से आप अपनी तैयारी कर रहे हो, क्योंकि आपको पता है जब आप जीएस बैच को जब ज्वाइन करते हो हमारे, तो उसमें मैं आपको बताता हूँ, सभी लोग अगर आप ज्वाइन नहीं भी कर रहे हो तो एक प्रैक्टिस हमेशा हमेशा रखिएगा। किस तरीके की प्रैक्टिस? कि आपको चीजों को कंसोलिडेट करना है सिलेबस के अकॉर्डिंग। सिलेबस सामने रखिए, सिलेबस में जितनी भी चीजें हैं रेगुलर बेसिस पर नोट्स जो आपके बन रहे हैं वो सिलेबस से लिंक करते हुए आपको नोट्स बनाने हैं, क्योंकि सिलेबस में जो है उसी से रिलेटेड क्वेश्चंस बनते हैं, उससे बाहर का कुछ नहीं आएगा। तो अगर वुमेन से रिलेटेड इशू आएगा ही आएगा, वुमेन इशू कोई ना कोई क्वेश्चन आपको वुमेन इशू से रिलेटेड मिलना ही है, दैट इज फॉर श्योर। तो आपके पास एक लाइन सीधे सीधे नहीं आ गई कि मैटरनिटी बेनिफिट बिल, बी आर अम्बेडकर, फैक्ट आ गया आपके पास क्लियरली। और एक अच्छा आंसर जो होता है वो कंसेप्चुअल और फैक्चुअल का कॉम्बिनेशन होता है। आपके आंसर में कंसेप्ट भी देखें, आपके आंसर में फैक्ट्स भी दिखाई दें, आपका आंसर डाइवर्स हो कि सिर्फ एक ही टॉपिक पर बात ना कर रहा हो, हर प्रकार के एरिया को उसने कवर करके रखा हो। अगर ये चीज, ये मसाला आपके अगर आंसर में होता है तो आपका आंसर बेस्ट माना जाता है सिविल सर्विसेज के लिए। चलिए, फिर 1942 में अंबेडकर साहब ने वर्क टाइम, काम करने का समय वर्कर्स के लिए पहले 12 घंटे हुआ करता था, इसको घटवाकर इन्होंने 8 घंटे करवाया। तो इनके प्रयास से 12 घंटे जो ऑफिस टाइम है वो घटकर 8 घंटे हुआ। आज बोलते हैं ना कि 8 आवर्स की शिफ्ट है, उसके पीछे बी आर अम्बेडकर साहब है। कोविड 19 पेंडेमिक के दौरान अब ऑथर ने गलती बताई। ऑथर ने बोला कि बी आर अम्बेडकर साहब जी ने जो ये चीज करी थी, आपने कोविड 19 के समय पर इसको पलट दिया। आपने कोविड 19 के समय पर बोल दिया कि नहीं नहीं 12 घंटे की शिफ्ट जो है वो करनी पड़ेगी, आप चेंज करने लगे। इवन उत्तर प्रदेश सरकार ने तो 2020 में 12 घंटे की काम करने के लिए जो है ऑर्डर पास कर दिए थे, बट फिर ऑब्वियस बात है कि लेबर यूनियन ने प्रोटेस्ट बहुत ज्यादा किया तो उनको अपने और इवन इलाहाबाद हाई कोर्ट ने भी चिल्लाया डाटा, तब उत्तर प्रदेश सरकार को जो है अपने इस डिसीजन को पलटना पड़ा। राइट? तो सरकार क्या कर रही है? सरकार बी आर अम्बेडकर साहब के जो उनके जो कार्य हैं उसके विरुद्ध चल रही है। तो ये बस इस प्रकार से क्रिटिसाइज कर रहे हैं, बट बाकी आप फैक्ट पर ध्यान रखो। फिर कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स की बात करें, कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स हैव इंक्रीज फ्रॉम 15.5% इन 2000 एंड 2001 टू 27.9%। अब आप समझ रहे हो कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स मतलब कैसा वर्कर है? कॉन्ट्रैक्ट वर्कर मतलब कैसा वर्कर? बताओ, पार्टिसिपेट करो गाइस, बताओ जरा कि कॉन्ट्रैक्ट वर्कर हमें किसे कहते हैं। तो ऐसा ये कॉन्ट्रैक्ट वर्कर बढ़ रहे हैं, क्या ये अच्छा है या बुरा है? कॉन्ट्रैक्ट वर्कर का बढ़ना अच्छा है या बुरा है? बुरा है। क्यों बुरा है? क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट वर्कर को एम्प्लॉयर जो है वो फैसिलिटी नहीं देते हैं। एम्प्लॉयर जैसे कि फॉर एग्जांपल पीएफ वगैरह की जो फैसिलिटी होती है, प्रोविडेंट फंड वगैरह की, राइट, एम्प्लॉइज का जो है वो ध्यान रखना है, बहुत सारी चीजें होती हैं एक एम्प्लॉयर को जब एम्प्लॉय के लिए करना होता है। तो कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स के लिए ये सब फैसिलिटी नहीं होती है। और यही चीज यहाँ पर राइटर बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आज की डेट में कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स जो है उनकी संख्या बढ़ गई है, जो कि बहुत ज्यादा गलत है। राइट? और जैसे स्टेट की बात करें, बिहार, उत्तराखंड, ओडिशा, तो यहाँ पर मेजोरिटी ऑफ ऑर्गेनाइज्ड मैन्युफैक्चरिंग वर्कफोर्स जो हमें देखने को मिलती है, यानी कि ज्यादातर जो ऑर्गेनाइज्ड वर्कफोर्स है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की, वो कॉन्ट्रेक्चुअल हो गई है मेजोरिटी। और डिस्पाइट प्रोहिबिशन अंडर कॉन्ट्रैक्ट लेबर रेगुलेशन एंड अबॉलिशन एक्ट 1970, ये कानून बना था कि कॉन्ट्रैक्ट लेबर जो है, तो उसके लिए गाइडलाइन दी गई थी कि किस तरीके से जो है वो एम्प्लॉयर को कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स, कॉन्ट्रैक्ट लेबर जो है उनको डील करना है। तो कॉन्ट्रैक्ट वर्कर जो है उनको क्लियरली मेंशन था कि इस कानून के अंदर कि परमानेंट आप अपने एम्प्लॉय को, जो एम्प्लॉय आपका परमानेंट है, अगर वो 8 घंटे काम कर रहा है और उसको अगर आप 1,000 रुपए दे रहे हो, तो आप अगर कॉन्ट्रैक्ट में किसी व्यक्ति को लेकर आते हो तो वो भी अगर 8 घंटे सेम काम कर रहा है तो भी आपको उसको 1,000 देना है। बट एक्चुअल में ऐसा नहीं हो रहा है। कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स को सैलरी कम दी जाती है, कम पे किया जाता है सेम वर्क के लिए।
तो क्लियरली ये उल्लंघन है कानून का भी और आर्टिकल 141 का इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के। तो आपको आर्टिकल 141 पता होना चाहिए। तो आर्टिकल 141 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का क्या कहता है? लॉ डिक्लेयर्ड बाय सुप्रीम कोर्ट टू बी बाइंडिंग ऑन ऑल कोर्ट्स विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। तो सुप्रीम कोर्ट अगर कोई ऑर्डर पास कर रही है तो वो सभी कोर्ट्स के लिए बाइंडिंग हो जाता है और पूरे इंडिया में वो एप्लीकेबल होगा। तो ना आपने कोर्ट की जो ऑर्डर्स हैं उसको फॉलो नहीं किया, ना आपने प्रॉपर कानून को फॉलो नहीं किया, क्योंकि कॉन्ट्रेक्चुअल वर्कर्स को जो है वो कम पे किया जा रहा है, तो इसको आप रेगुलेट नहीं कर पा रहे हो। दिस इज द इशू। तो ये हाईलाइट किया है यहाँ पर राइटर ने। बात समझ में आ रही है आपको अच्छे से? फिर इवन सुप्रीम कोर्ट की अगर हम बात करें, पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट टेम्पररी एम्प्लॉय ऑफ पंजाब गवर्नमेंट, मतलब ये हुआ था कि पंजाब सरकार जो है वो क्या कर रही थी कि पंजाब सरकार जो पार्ट टाइम वर्कर्स हैं और फुल टाइम वर्कर्स हैं या फिर कॉन्ट्रैक्ट, मतलब कॉन्ट्रेक्चुअल वर्कर्स, राइट, पार्ट टाइम की ना बात करते हैं अपन, कॉन्ट्रेक्चुअल वर्कर्स की बात करते हैं। तो जो कॉन्ट्रैक्ट वाले वर्कर्स हैं और जो फुल टाइम एम्प्लॉय हैं, परमानेंट एम्प्लॉय हैं, तो पंजाब सरकार ने कहा था कि परमानेंट एम्प्लॉय को ज्यादा पैसा दिया जाएगा और जो कॉन्ट्रैक्ट पर है उसको कम पैसा दिया जाएगा। तो उसको लेकर एक ऑर्डर आया और जिस ऑर्डर की पुष्टि भी जो है वो कर दी थी पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने, इस चीज को जो है वो खारिज किया ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने। तो आपने क्या किया, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के जो ऑर्डर है 2016 का उसको भी फॉलो नहीं किया, मतलब आर्टिकल 141 का क्लियरली उल्लंघन है। तो यहाँ पर देखिए आपको ध्यान में रखने वाली बात आर्टिकल 141 है और ये इशू, ये स्टोरी बस थोड़ी सी। और इवन अगर हम बात करें पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे डेटा की 2017 और 2018 की, तो 45% वर पेड लेस देन 10,000 अ मंथ। 45% ऐसी लेबर फोर्स है जिनको एक महीने में 10,000 से कम सैलरी दी जाती है। 72% को 18,000 से कम सैलरी मिलती है और सिर्फ 3% ही रेगुलर वर्कर्स जो हैं जिनको 50,000 से 1 लाख तक की एक महीने में सैलरी मिलती है और मात्र 0.2% ही है जो 1 लाख से ऊपर जो है वो कमा रहे हैं एक महीने में। तो ये डेटा भी जो है वो सामने आया। और इसके अलावा अंबेडकर जो है, इन्होंने ना ही सिर्फ एक इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क के प्रिंसिपल को एस्टैब्लिश किया बल्कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के अंदर भी इस चीज को इंक्लूड करवाया। और बावजूद इसके महिलाओं को भी प्रॉब्लम्स फेस करनी रहती है। आपको पता है ये वाली इशू कि जेंडर इनइक्वालिटी हम लोग को देखने को मिलती है वर्क प्लेस में, ऑफिसेज में। महिलाओं को जो है वो कम पे किया जाता है, लेस पे किया जाता है, अंडर पे किया जाता है। पता है ना वाली बात सभी लोगों को, राइट? तो ये भी इशू हम लोग को आज की डेट में देखने को मिल रहा है। तो दीज आर द इश्यूज, वुमेन इशू का टॉपिक आएगा तो ये सब इश्यूज आपको हाईलाइट करना है। इनफॉर्मल वर्कर जो है ये 93% हम लोग को देखने को मिलते हैं फॉर्मल वर्कर्स के और इनफॉर्मल सेक्टर वर्कफोर्स के। 93%, मतलब पूरा का पूरा जो वर्कफोर्स हम लोग को देखने को मिलता है उसका 93% इनफॉर्मल के अंदर जा रहा है, अनऑर्गेनाइज सेक्टर के अंदर जा रहा है और वो ऑलरेडी सफर करते हैं। हालांकि अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लिए सरकार आज की डेट में बहुत सारी स्कीम पॉलिसीज जो है वो लेकर आ रही है, बट देखो एक स्कीम लाना, पॉलिसी लाना अलग बात है, इम्प्लीमेंटेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट कि वो प्रॉपर इंप्लीमेंट हो रहा है, प्रॉपर रेगुलेट हो रहा है कि नहीं। क्योंकि देखो कानून तो ऑलरेडी है ही, हमने भी डिस्कस किया, सुप्रीम कोर्ट का ऑलरेडी ऑर्डर है, हमने भी डिस्कस किया, बावजूद उसके इश्यूज हैं, बावजूद उसके जो है वो अंडर पे किया जा रहा है लोगों को, राइट, फॉलो नहीं किया जा रहा ना कानून को ना सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स को। इनफॉर्मल सेक्टर वर्कर जो है वो ऑन एन एवरेज इनको 30 to 40% रियल डेली वेज जो है वो मिलता है एज कंपेयर टू फॉर्मल वर्कर। जैसे एग्जांपल के तौर पर अगर फॉर्मल वर्कर को 10,000 रुपए मिल रहे हैं तो इनको जो है वो 3 से 4 हजार रुपए ही मिल पाते हैं इनफॉर्मल वर्कर्स को। दीज आर द इश्यूज। और आपको 4 लेबर कोड के बारे में पता होना चाहिए। 4 लेबर कोड वेजेस को लेकर, सोशल सिक्योरिटी को लेकर, ऑक्यूपेशनल सेफ्टी को लेकर, इंडस्ट्रियल रिलेशंस को लेकर आए हैं, राइट। बीजेपी सरकार ने जो है वो क्या किया, 44 लेबर लॉस को जो है वो कंसोलिडेट कर दिया 4 में। और इसमें भी बताया जा रहा है कि स्थिति और ज्यादा खराब होगी वर्कर्स की, क्योंकि वर्कर्स जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर के हैं वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। इवन तमिलनाडु में उन्होंने प्रोटेस्ट किया था अप्रैल 2022 में, अभी रिसेंटली। डिमांड की जा रही थी कि सेंट्रल गवर्नमेंट इन 4 लेबर कोड्स को जो है वो हटा दे, खारिज कर दे। इनमें से एक कोड तो ऐसा है, इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड 2020, ये डायरेक्टली जो है वो राइट टू स्ट्राइक को बंद करवा देता है। राइट टू स्ट्राइक जो है वो एंड कर पा रहा है और राइट टू स्ट्राइक को रिकॉग्नाइज किया गया है अंबेडकर साहब के द्वारा एज वन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स ऑफ वर्कर। और ये सब रीजंस हैं कि इंडियन ट्रेड यूनियन
अमेंडमेंट बिल ये पास किया गया था 1943 में अंबेडकर साहब के एफर्ट्स के कारण, राइट, जिसके अंदर रिकॉग्नाइजेशन मिला था ट्रेड यूनियन को, राइट, कि ट्रेड यूनियन को रिकॉग्नाइजेशन मिलना चाहिए, कि ट्रेड यूनियन अगर गलत हो रहा है किसी कंपनी में, इंडस्ट्री में, तो ट्रेड यूनियन जो है वो उस पर एक्शन ले। तो इसी चीज को आप खारिज करवा रहे हो, तो मतलब बी आर अम्बेडकर साहब के प्रिंसिपल्स के आप विरुद्ध जा रहे हो, तो ये बताने की कोशिश की जा रही है। अम्बेडकर साहब के विजन के बारे में बात करें तो मेन रीजन जो हमें पता लगते हैं अम्बेडकर साहब के, कि वो इकोनॉमिक की फील्ड की अगर हम बात करें, इकोनॉमी की अगर हम बात करें, उसमें वो क्यों इतने ज्यादा एक्टिव इंटरेस्टेड थे और लेबर राइट्स में क्यों एक्टिव इंटरेस्टेड थे। क्योंकि हमें क्लियरली नजर आता है कि इन्होंने दो चीजों के बारे में बोला। एक तो इन्हें चाहिए पॉलिटिकल, सोशल और इकोनॉमिक डेमोक्रेसी। इनका मानना ये था कि जिस प्रकार से सोशल जस्टिस होता है, समाज में न्याय जिस प्रकार से मिलता है लोगों को, उस प्रकार से इकोनॉमिकली भी न्याय मिलना चाहिए, इकोनॉमिक जस्टिस भी मिलना चाहिए, राइट। अभी हो क्या रहा है, इकोनॉमिक इनजस्टिस हो रहा है, भाई वुमेन को कम पे किया जा रहा है, कॉन्ट्रेक्चुअल वर्कर्स को कम पे किया जा रहा है, तो ये सब इश्यूज है। ये चाहते हैं, अंबेडकर साहब का कहना यह था कि हमारी कंट्री के अंदर एग्रीकल्चर सेक्टर को तो प्राइवेट ओनर्स के पास दिया ही ना जाए, पूरी की पूरी जमीन जो होनी चाहिए वो सरकार की होनी चाहिए, उस पर रेंट पर जो है वो लोग काम करें, किसान जो है वो रेंट पर काम करें। दूसरी चीज इन्होंने बोली थी कि आज की डेट में जैसे कि प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, राइट, और क्या हम लोग को देखने को मिल रहा है कि हम जो है वो ये बेचते जा रहे हैं अपने प्रॉपर्टीज को, अपनी कंपनीज को, पीएसयूज को, राइट। जैसे कि अगर हम बात करें, एयरपोर्ट को प्राइवेटाइज किया जा रहा है, इंडियन रेलवेज को, बीएसएनएल को, एमटीएनएल को, एलआईसी को, पब्लिक सेक्टर बैंक को, दूसरे पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन जो है, तो ये बताया जा रहा है कि ये तो हालत खराब कर देगा हमारी इकोनॉमी की, राइट, इन लॉन्ग रन। और लेबर इन्वेस्टिगेशन कमेटी और लेबर कमिश्नर्स भी जो है वो इंस्टीट्यूट किए गए थे बाबा साहेब अम्बेडकर के द्वारा, किस पर्पस के लिए, कि वो लेबर के सेफ्टी, सिक्योरिटी, जस्टिस के लिए जो है वो काम करें। तो ये था गाइस पूरा पूरा टॉपिक। उम्मीद करता हूँ कि बहुत अच्छे से आपको ये आर्टिकल समझ में आ गया होगा, राइट। काफी सारे फैक्ट्स, काफी अच्छा आर्टिकल था। इस आर्टिकल के अंदर लेबर राइट्स की जो है बात करी, साथ ही साथ बी आर अम्बेडकर साहब के साथ लिंक किया। बहुत अच्छा आर्टिकल था, मेंस में लिखने लायक टाइप का आर्टिकल था ये। चलिए, और प्रीलिम्स के फैक्ट्स हम लोग को मिले। अब जो आर्टिकल हम लोग डिस्कस करेंगे, ये भी अगेन दो लोगों का आर्टिकल हम लोग को देखने को मिल रहा है। ये आर्टिकल जो है वो बी के माधवन का है, जो कि चीफ एग्जीक्यूटिव है वाटर एड इंडिया के, और एंड्रिया वॉजनार जो कि यूएनएफपीए इंडिया रिप्रेजेंटेटिव है और कंट्री डायरेक्टर भूटान, हम लोग को ये देखने को मिलती है। तो इनका ये आर्टिकल है। आर्टिकल में है क्या, पहले तो मैं बेसिक तरीके से चीजें आपको समझाता हूँ, फिर अपन आर्टिकल के अंदर घुसेंगे। देखिए, आर्टिकल में राइटर ये बताने की कोशिश कर रहे हैं, एडिटर ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारी कंट्री के अंदर जो मेंसुरल राइट्स है, मेंसुरेशन और मेंसुरल राइट्स के बारे में आपको पता होगा, राइट, मेंसुरल हेल्थ के बारे में आपको पता होगा, जिसके बारे में आप जानते हैं कि हमारी कंट्री के अंदर अवेयरनेस पिछले कुछ सालों में हुई है, उससे पहले नहीं थी। जैसे आपको पता है कि पैडमैन करके एक मूवी आई थी अक्षय कुमार की, उसके थ्रू भी अच्छी खासी अवेयरनेस क्रिएट की गई, फिर एडवर्टीजमेंट काफी सारे होने शुरू हो गए, राइट। और इवन जैसे अब मूवी जब स्टार्ट होती है तो उसी में आप देखते हैं अक्षय कुमार का एक हम लोग को एक क्लिप जो है वो नजर आता है, राइट, सोशल मैसेज जो है वो नजर आता है। बाहर लड़का जो है वो बीड़ी पी रहा होता है, हस्बैंड, राइट, और फिर वो फूफू वाला, याद आ गया वाली चीज, वही सब चीजें हैं। तो अभी अभी रिसेंट पास में मेंसुरल हेल्थ से रिलेटेड अवेयरनेस क्रिएट हुई, बट अवेयरनेस क्रिएट नहीं हुई है उन लोगों के बीच में जो डिसेबल हैं। तो मेन फोकस है इस आर्टिकल का वो डिसेबल पर्सन के ऊपर है, दिव्यांगजन पर्सन के ऊपर है। जो पर्सन विद डिसेबिलिटी वाले जो लोग हैं, उनको बड़ी समस्या है, उनको बड़ी प्रॉब्लम है। एक तो ना मेंसुरल हेल्थ से रिलेटेड उनके पास इंफॉर्मेशन मिल रही है, ना मेंसुरल हेल्थ के प्रॉपर प्रोडक्ट्स डिसेबल पर्सन को मिल पा रहे हैं, और ना वो प्रॉपर हाइजीन मेंटेन कर पा रहे हैं। क्योंकि इस केस में अगर प्रॉपर हाइजीन मेंटेन ना की जाए तो डेथ तक होने के चांसेस हो जाते हैं इन्फेक्शन के कारण, राइट। तो ये वाली चीज आप जानते हैं कि कितना डेंजरस है ये, राइट। और यही बात जो है वो कर रहा है ये आर्टिकल। तो आते हैं अपन इस आर्टिकल पे डिस्कस करते हैं। तो पिछले 10 सालों में बताया गया कि हमने प्रोग्रेस तो करी है, इंडिया ने प्रोग्रेस करी है, इंडियन गवर्नमेंट ने, नॉन गवर्नमेंट ने मिलकर, काफी सारे लोगों ने मिलकर जो है वो मेंसुरल हेल्थ
और हाइजीन मैनेजमेंट पर जो है वो काम किया है। अवेयरनेस इंक्रीज हुई है, फीमेल फ्रेंडली सैनिटेशन फैसिलिटी का एक्सेस महिलाओं को मिला है, मेंस्ट्रुअल प्रोडक्ट्स की अवेलेबिलिटी बढ़ गई है, सैनिटरी पैड्स का एक्सेस उनकी अवेलेबिलिटी जो है वो बढ़ी है। बट कुछ ग्रुप्स जो है वो सफर कर रहा है, जैसे कि जो गर्ल्स हैं और जो वुमेन है विद डिसेबिलिटी वाली दिव्यांगजन, उनके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम जो है वो आज भी है। 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग 27 मिलियन लोग जो है वो डिसेबल्ड हैं और राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज एक्ट 2016 ने स्पेसिफाई किया है पर्सन विद डिसेबिलिटी को, कि पर्सन विद डिसेबिलिटी क्या है, लॉन्ग टर्म फिजिकल मेंटल इंटेलेक्चुअल और सेंसरी इंपेयरमेंट, यानी कि लंबे समय से अगर किसी व्यक्ति को कोई इशू हो जाता है, एक प्रॉब्लम होती है लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए, तो वो डिसेबिलिटी की कैटेगरी में आ जाते हैं। और जो पर्सन विद डिसेबिलिटी जो है, ये पूरी तरीके से ऑब्वियस ही बात है कि पूरी तरीके से डेली डे टू डे रूटीन जो है जैसे एक नॉर्मल पर्सन की होती है, तो उसकी तरह वो नहीं कर सकते, बहुत सारे काम नहीं कर सकते। जैसे कि जो लोग चल नहीं पाते हैं, राइट, तो उनके लिए बड़ी समस्या है। जिनको दिखाई नहीं देता उनके लिए बहुत सारी समस्या है, जिनको सुनाई नहीं देता उनके लिए तमाम प्रकार की समस्या है, राइट। तो दीज आर द डिसेबिलिटीज। सो वुमेन और चिल्ड्रन ये बहुत ज्यादा वल्नरेबल है, क्योंकि इनको क्या क्या होता है, अगर हम बात करें रिप्रोडक्टिव राइट्स के, रिप्रोडक्टिव अधिकार के, तो इनको भी रिप्रोडक्टिव अधिकार है, बट इनको इंफॉर्मेशन नहीं दी जाती। जैसे एग्जांपल के तौर पर सेक्स एजुकेशन, तो वो हमारी कंट्री के अंदर नहीं दी जाती, राइट, प्रॉपरली। अभी भी इसको एक स्टिग्मा माना जाता है। सेम चीज मेंस्ट्रुअल हेल्थ को भी एक स्टिग्मा आज की डेट में माना जाता है। सोसाइटी के बीच में बात नहीं करते इस चीज के बारे में कि लोग क्या सोचेंगे। भाई आप बात नहीं करोगे तो वो मैसेज कैसे पहुंचेगा उन तक, लोगों तक, अवेयरनेस कैसे होगी, कैसे हम डेथ को रिड्यूस कर पाएंगे, कैसे हम अच्छी हाइजीन मेंटेन कर सकेंगे, तभी कर पाएंगे ना जब रीच होगी। आप जब कलेक्टर बनेंगे, आपका काम क्या होगा, अवेयरनेस क्रिएट करना अपनी डिस्ट्रिक्ट के अंदर। आपका प्रायर काम यही होगा प्रायोरिटी में, कि आपको अपनी डिस्ट्रिक्ट के अंदर अवेयरनेस क्रिएट करना है। कोई भी सरकारी स्कीम आती है उससे रिलेटेड, कि आपकी डिस्ट्रिक्ट के अंदर जैसे केसेस जो है वो मेंस्ट्रुअल हेल्थ के कारण, इन्फेक्शन के कारण डेथ के जो है वो अगर बढ़ रहे हैं, तो आपको तुरंत अवेयरनेस क्रिएट करनी है, आपको जा जाकर इस चीज के बारे में बताना पड़ेगा, क्योंकि ये एक इंपॉर्टेंट इशू है। बट फिर भी हमारी कंट्री के अंदर लोग इसको स्टिग्मा समझते हैं, संकोच करते हैं। और इंडिया के अंदर गर्ल्स और वुमेन विद डिसेबिलिटी जो है, स्पेशली पुअर हाउस होल्ड की और मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज की, पिछड़ी कम्युनिटी की, तो इन पर तो और ज्यादा बर्डन होता है, क्योंकि ऑब्वियस ही बात है, मैंने आपको बताया, संकोच, स्टिग्मा, घर पर बात नहीं कर रहे हैं इस चीज के बारे में। वो पैडमैन मूवी में देखिए किस प्रकार की चीज बताई गई थी, कि अलग अलग रूम बनाया गया था महिलाओं के लिए। बड़ा शॉकिंग और डिस्टर्बिंग चीज थी ये वाली, कि भाई महिला जो है वो अगर उस पीरियड में है, और ऑब्वियस ही बात है कि उस पीरियड में सिर्फ मेंस्ट्रुएशन नहीं हो रहा है, पेन, और ना ही सिर्फ पेन, जो होता है ना कि मूड स्विंग, अपन आज की लैंग्वेज में जो है बात करें, तो वो मूड स्विंग क्या है यार, ये मेंटल प्रेशर है। आप उनको उस प्रेशर से निकालने की जगह आप उनको उल्टा और वो प्रेशर दे रहे हो। सो दिस इज द मेन इशू। और है ये आज भी हमारी कंट्री में ये एग्जिस्ट होती है ये सब चीजें। तो यही बताया जा रहा है। अब देखो, नॉर्मल पर्सन को इतनी प्रॉब्लम है, तो सोचिए जो पर्सन विद डिसेबिलिटी है उनको कितनी प्रॉब्लम होगी, जो चल नहीं पा रहे, जिनको एक ही जगह बैठना है। तो इसके अंदर वही चीज बताई गई है कि ऐसे प्रोडक्ट्स तैयार किए जाए जो लॉन्ग टर्म तक जो है वो यूज कर सके। एक्सेस टू सेक्सुअल एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ इंफॉर्मेशन, ये बहुत ज्यादा जरूरी है, और ये कॉम्प्रोमाइज हो जाती है क्योंकि सोशल और फिजिकल बैरियर है। पर्सन विद डिसेबिलिटी के साथ इनको इंफॉर्मेशन नहीं दी जाती अबाउट सेक्सुअल और रिप्रोडक्टिव हेल्थ, राइट, कंपेयर टू दोस विदाउट डिसेबिलिटी। राइट, कई केसेस में विदाउट डिसेबिलिटी के वाले लोगों को मिल जाती है इन्फॉर्मेशन, बट अब जिसको दिखाई नहीं दे रहा उनके लिए ऑडियो इंफॉर्मेशन उन तक पहुंचाए, जिनको सुनाई नहीं दे रहा उनके लिए विजुअल इंफॉर्मेशन पहुंचाई जाए। ऐसी चीजें करना है, ऐसे ऑप्शंस रखना जरूरी है पर्सन विद डिसेबिलिटी के लिए, जो कि ऑप्शन नहीं है, राइट। तो ये चीज यहाँ पर बताने की कोशिश की गई। और यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड एंड वाटर एड इंडिया ये मिलकर काम कर रहे हैं यही चैलेंजेस को समझने के लिए कि पर्सन विद डिसेबिलिटी जो है
वो क्या-क्या चैलेंजेस, क्या-क्या इश्यूज जो है वो फेस कर रहे हैं और हम किस तरीके से उसके सॉल्यूशन निकालें। तो इस पर अभी ऑलरेडी काम किया जा रहा है। तो यही चीजें हैं। अब वाटर, सैनिटेशन, हाइजीन, यानी कि वॉश फैसिलिटी, जिसमें डिस्पोजल सॉल्यूशन भी चाहिए कि भाई अगर आप प्रोडक्ट्स बना रहे हो तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि उस प्रोडक्ट का सेफ डिस्पोजल होना चाहिए, राइट? तो उस पर भी ध्यान देना बहुत ज्यादा जरूरी है और मोस्ट इंपॉर्टेंट सरकार जो है वो पॉलिसी जो है वो बनाए, राइट? ये चीज हम लोग को देखने को जो प्रमोट करो एप्रोप्रिएट और सेफ मेंस्ट्रुअल प्रोडक्ट्स को, हाइजीन प्रमोट करो, इंफॉर्मेशन प्रमोट करो, प्रोडक्ट प्रमोट करो, राइट? तो ये चीज जो है वो यहाँ पर बताई गई पूरे आर्टिकल के अंदर। इवन कुछ सोसाइटी में तो किचन में हाँ बिल्कुल होता है। सोसाइटी में किचन में जाना ये तो बहुत कॉमन है कि किचन के अंदर एंटर नहीं करने दिया जाता। अब देखो उसके पीछे की वजह जो है वो अगर अपन देखें तो वो इन्फेक्शन से रिलेटेड है और दूसरी पता है, अब लोगों ने पता है इस चीज को गलत वे में देखना शुरू कर दिया। एट अर्लियर पीरियड अपन बोलते हैं कि हमारे पुराने समय से ये चीज खराब है। भाई पुराने समय पे महिलाओं को आराम करने के लिए दिया जाता था, बट लोगों ने उसको क्या किया, उसको एक अनटचेबल की तरह देखना शुरू कर दिया कि इन इन पर्टिकुलर इस समय पर महिला जो होती है वो अनटचेबल हो जाती है और लोगों ने अलग अलग अपनी कहानी बनाना शुरू कर दी। पहले के समय में ठीक था कि यार महिला जो है किचन में ना जाए, मतलब कि यू रिलैक्स, आप रिलैक्स करें और जैसे कि इन्फेक्शन वगैरह जो है वो ना फैले, ना बढ़े, तो आप तो बस रिलैक्स करें। बट लोगों ने क्या किया, उस रिलैक्स को जो है वो एक गलत तरीके से जो है वो देखना शुरू कर दिया। तो इसी चीज को जो है वो बदलना है। अब आते हैं छोटे आर्टिकल के ऊपर। तो उआपा वाला ये केस है, ये यासिन मलिक वाला केस। उआपा के तहत आप जानते हैं एनआईए की कोर्ट ने जो है वो यासीन मलिक को आजीवन कारावास की सजा जो है वो सुनाई है। यासिन मलिक के केस को अपन 3-4 बार ऑलरेडी डिस्कस भी कर चुके हैं। तो यही है, इस आर्टिकल के अंदर यही बताया जा रहा है कि यासिन मलिक के जो फॉलोअर है कश्मीर रैली में हो सकता है कि इशू करेंगे और करेंगे ही, राइट? तो इसको लेकर था, तो उतना कुछ खास नहीं था ये टॉपिक। अब ये वाला टॉपिक जो है वही है, इसमें बताया जा रहा है कि बहुत समय से डिमांड थी सेक्स वर्कर्स की कि मतलब सुप्रीम कोर्ट ने इसको अभी फुलफिल भी कर दिया कि सेक्स वर्कर जो हैं उनको उनके जो काम है उसको प्रोफेशनल टैग जो है वो देकर उनका सेक्स वर्कर्स के काम को डीक्रिमिनलाइज करने में आधा काम जो है वो कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने। तो ये वाली बात यहाँ पर लिखी हुई है, उतना कुछ खास नहीं है टॉपिक, बस बेसिक सी चीज आपको ध्यान में रखनी है कि सुप्रीम कोर्ट का एक डिसीजन है जिसके थ्रू सेक्स वर्कर्स भी जो है वो अब प्रोफेशनल वर्कर्स की कैटेगरी में है, उनको ट्रीट किया जाए प्रोफेशनल वर्कर के तौर पर। इवन सुप्रीम कोर्ट ने स्ट्रिक्टली ये चीज कही है कि पुलिस या कोई भी अथॉरिटी सेक्स वर्कर्स को गलत तरीके से ट्रीट ना करे, अननेसेसरली उनको उनका असॉल्ट ना करे, अननेसेसरली उनको अरेस्ट ना करे, राइट? तो ये चीज आपको थोड़ी सी ध्यान में रखनी है। और इसके अलावा आर्टिकल 142 तो आपको पता है, इसी के थ्रू सुप्रीम कोर्ट ने ये डिसीजन लिया। आउट ऑफ जब जब सुप्रीम कोर्ट आउट ऑफ द बॉक्स जाकर अपना डिसीजन देती है तो वो आर्टिकल 142 के दायरे में आता है। पता है ना, बहुत दिनों से अपन इस चीज के बारे में जो है डिस्कस कर रहे हैं। आज की बात नहीं, पहले भी सुप्रीम कोर्ट ने इस बारे में ऑलरेडी जो है वो कार्य किया है सेक्स वर्कर्स को लेकर कि सेक्स वर्कर्स की लाइफस्टाइल जो है वो ठीक रहे, अननेसेसरली उनको परेशान ना किया जाए, असॉल्ट ना किया जाए। तो ये चीज हम लोग को देखने को मिली। और ये इमोरल ट्रैफिक प्रिवेंशन एक्ट भी जो हमें देखने को मिलता है। तो ये कानून जो है इमोरल ट्रैफिक प्रिवेंशन एक्ट, ये कानून हमारी कंट्री के अंदर सेक्स वर्क को जो है वो गवर्न करता है, रेगुलेट करता है, राइट? इसके अंदर जैसे कि आप पब्लिक प्लेस में जो है वो इस प्रकार की जो होता है ना कि पब्लिक प्लेस के अंदर कहीं पर भी खड़े होके आप इस प्रकार से मतलब वो नहीं कर सकते हो, अपना मतलब सेक्स वर्क का बिजनेस जो है वो नहीं चला सकते हो, सिंपल शब्दों में, राइट? तो ये चीज हम लोग को देखने, ब्रोथल ब्रोथल मतलब जहां पर सेक्स वर्कर्स रहती हैं, तो इसको चलाना भी जो है वो पीनलाइज है, पेनाल्टी लगेगी अगर इसको चलाया जा रहा है तो। बट अंडर लाइसेंस होती है कुछ कुछ स्टेट के अंदर जो है वो अलाउड रहता है कि अंडर लाइसेंस जो है वो किया जाता है, अंडर गवर्नमेंट कंट्रोल में जो है ये चीज की जाती है। जैसे कि मुंबई का ही जो है आप ले लीजिए, दिल्ली में भी देख लीजिए आप, राइट? तो कुछ जगह पर है कि जहां पर किया जाता है। चलिए, मॉब लिंचिंग वगैरह क्या होता है ये वाली चीज तो आपको ऑलरेडी पता है। तो ये मध्य प्रदेश का एक केस था मॉब लिंचिंग को लेकर कि इन्होंने जो है वो अपनी जान जो है वो गवा दी एक की, अपने रिश्तेदार में किसी की, राइट? मॉब लिंचिंग होता है यार, पब्लिक, अब भीड़ है, भीड़। मॉब लिंचिंग का केस तो बहुत खतरनाक होता है। मतलब किसी ने कुछ किया भी नहीं, कोई व्यक्ति बेगुनाह, अननेसेसरली पब्लिक ने उसके ऊपर आरोप लगाया कि ये चोर है, चोर है, चोर है, तो चोर करके ही उसको निपटा दिया जाता है बेचारे को। तो ये चीज है। बाकी ये वाली जो न्यूज आई थी नेक्स्ट पेज पे अगर हम जाएं, तो ये इसमें हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर जो थे यहाँ पर थे, भारत ड्रोन महोत्सव का इन्होंने उद्घाटन किया और इसी दौरान इन्होंने बोला कि ये हर एक के हाथ में फोन देखना चाहते हैं और हर फार्मर के पास ड्रोन जो है वो देखना चाहते हैं। तो बस और कुछ नहीं है खास इस पर्टिकुलर न्यूज के अंदर। बाकी वाली न्यूज रिपीटेड है
और पॉलिटिकल न्यूज है, अपने लिए काम की नहीं है। ये एक चीज थी बट उतनी कुछ खास काम की नहीं है। मतलब जैसे कि जो होता है ना कि पॉलिटिकल पार्टीज जो होती हैं कि वो कैंपेनिंग के दौरान, इलेक्शन के दौरान कितना खर्च कर रही हैं, तो उनको उनको इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की वेबसाइट पर डिस्क्लोज करना होता है। तो ये डिस्क्लोज के आधार पर ही एक डेटा जो है वो तैयार किया। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स ने एक डेटा रिलीज किया जिसके थ्रू बताया जा रहा है कि डीएमके जो है हाईएस्ट इनकम और एक्सपेंडिचर वाली रीजनल पार्टी जो है वो बताई जा रही है। बस और कुछ नहीं है इसमें। ऐसे ऐसे क्वेश्चन जो है वो बनेंगे नहीं। अरे भाई साहब, इनको देखो आप यार, जिन्होंने इन फ्री टाइम जब मिले ना आपको, इनके बारे में पढ़ना, या पढ़ना छोड़ो, मैं तो आपको सिंपल सा एक बता रहा हूँ, अजीत डोभाल लिखना और उसके आगे लिखना, क्या नाम है यार उनका, यार न्यूज रिपोर्टर आज तक वाले, क्राइम तक वाले, क्या नाम था यार उनका, अरे मुझे उनका नाम याद था यार, शम्स, बहुत बढ़िया शम्स, उसके आगे लिख देना शम्स। तो ऐसी स्टोरी आपको मिलेगी ना इनकी, आप इनके फैन हो जाओगे। आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, ये क्वालिफाई कर चुके हैं ऑलरेडी यूपीएससी, हमारे यार एनएसए, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, आईपीएस रह चुके हैं ये। और आप भी जब आईपीएस बनोगे तो हो सकता है कि आपकी क्वालिटी को देखकर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है वो आपको कोवर्ट मिशन जो है वो देना शुरू कर दे, आप इंटेलिजेंस एजेंसी के साथ जो है वो जुड़ जाओ। राइट, आईपीएस नहीं है, आईपीएस, आईएएस नहीं, आईपीएस, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर। इवन जब आईपीएस में रिक्रूट होने के बाद इनको नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया भी जो है वो भेजा गया था, वहां पर इंसर्जेंसी को इन्होंने रोका, और पाकिस्तान में भी ये रहे हैं, मतलब रिक्शा वाला बन के, भिखारी बन के, इस तरीके से इन्होंने अपना भेष बदल के जो है वो काम किया है। अरे बहुत तगड़ी पर्सनालिटी, एक बार सुनना, आपको मजा आ जाएगा इनके बारे में। नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है हमारे अजीत डोभाल, अरे मैं फैन हूं इनका, मान के चलो, मजा आ जाएगा इनके बारे में सुन के। तो इनसे इंस्पिरेशन लेनी है, मोटिवेशन लेना है, ऐसी पर्सनालिटी से लो यार, मजा आ जाएगा। चलिए, तो हुआ ये है, कुछ नहीं, अभी बेसिकली एक मीटिंग चल रही है, फोर्थ रीजनल डायलॉग जो है वो ऑन सिक्योरिटी, यानी कि सिक्योरिटी को लेकर चौथा रीजनल डायलॉग चला तजाकिस्तान की कैपिटल में। तो हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर ने अफगानिस्तान को लेकर बात करी। जैसे कि अभी हुआ क्या था कि ये अफगानिस्तान में आप जानते हैं तालिबानियों का रूल चल रहा है। तो तालिबानियों ने एक ऑर्डर जो है वो दिया कि वहां पर जो बच्चियां हैं, गर्ल स्टूडेंट्स जो हम लोग को देखने को मिल रही हैं, राइट, ग्रेड 6 से लेकर 12th की, मना कर दिया कि बच्चियां जो है वो स्कूल नहीं जाएंगी। राइट, और भी बहुत सारे रेस्ट्रिक्शन वुमेन्स पे, बच्चियों पे इन्होंने लगा के रखे हुए हैं। तो अजीत डोभाल साहब ने यही चीज जो है बोली कि इस प्रकार से रिस्ट्रिक्शन जो है वो महिलाओं के ऊपर ना लगाए जाए। राइट, तो वो सब चीजें थी, तो उसको लेकर एक डिस्कशन हुआ था छोटा सा, बट बाकी इनके बारे में पढ़ना जरूर। न्यूज रिपोर्टर को, हाँ हाँ हाँ, वो हिजाब 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 के लिए जो है वो बोल दिया गया कि महिलाओं को फेस कवर करके रखना है। राइट, एफटीए, इंडिया और यूरोपियन यूनियन के बीच में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट बहुत जल्दी देखने को मिलेगा, जब होगा तब हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। बाकी और कुछ खास काम का नहीं है। ये वो है वानखेड़े है, मैंने आपको बोला ना कि आपको मोटिवेशन लेना है, शाहरुख खान इतना अमीर आदमी, इतना अमीर, अपने बच्चे को नहीं छुड़वा पाया। क्यों? क्योंकि वानखेड़े उसके पीछे लग गया था। ये वानखेड़े इसी ने बैंड बजाई है शाहरुख खान, ये आज की अभी समीर वानखेड़े ने अभी नहीं, पहले भी बैंड बजा चुकी है शाहरुख खान की। इससे पहले भी शाहरुख खान को घेरे में लिया था, अब उसको बेटे बेटे को घेरे में लिया, पता नहीं क्या पर्सनल है। राइट, बट अभी तो निकल गया है आर्यन खान, बट फिर भी कितने दिनों तक बंद करके रखा था थाने में, एनसीबी के पास, कितने दिनों तक बंद था वो, सोचो। फिर ये आईएनएस खंडेरी के बारे में एक बस बेसिक सी चीज आपको पता होनी चाहिए। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी के लिए तो नहीं, क्योंकि अभी इसमें अपडेट जो है वो आएगा। जैसे कि आपको पता होगा ट्रेन के बारे में, वंदे भारत ट्रेन के बारे में। तो वंदे भारत के जो फास्टेस्ट ट्रेन है, वंदे भारत के प्लेटफॉर्म पर ही मालगाड़ियां जो है वो तैयार की जाएंगी, सेमी हाई स्पीड मालगाड़ी तैयार की जा रही है, क्योंकि हमारी कंट्री में, ये फैक्ट जो है वो लिख लो, हम जो है वो टारगेट कर रहे हैं कि हमारी कंट्री के अंदर ई कॉमर्स का मार्केट जो है वो बढ़ेगा। 2024 तक 111 बिलियन यूएस डॉलर होगा, 2026 तक 200 बिलियन यूएस डॉलर होगा, हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, और 2030 तक 350 बिलियन यूएस डॉलर की हमारी एक्सपेक्टेशन है कि हमारा जो ई कॉमर्स मार्केट होगा वो इतना बड़ा होने वाला है। राइट, और इंडिया जो है वो 8वीं लार्जेस्ट
मार्केट बन चुकी है ई कॉमर्स के मामले में, तो ये फैक्ट लिख लो। तो ई कॉमर्स अब इतनी तेजी से बढ़ता जा रहा है, तो रेलवे ने भी ये कह दिया कि भैया अभी आज की डेट पे रेलवे के अंदर जो मालगाड़ी का जो शेयर है वो 27% है, इस शेयर को ये बढ़ाकर 45% कर देंगे, और अब सेमी हाई स्पीड मालगाड़ियां आएंगी, और ये 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जो है वो दौड़ेगी। तो इस पर जो है वो भी काम चल रहा है। अब ये एक छोटा सा टॉपिक है, आपसे ये पूछा जाएगा गाइस कि ये अक्रूति प्रोग्राम किसका है? क्या? एडवांस्ड नॉलेज एंड रूरल टेक्नोलॉजी इंप्लीमेंटेशन, यानी कि अक्रूति प्रोग्राम। तो आपको ध्यान में रखना है, ये न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड का प्रोग्राम है। इस प्रोग्राम के थ्रू क्या किया जाता है कि जितने भी युवा हैं गांव क्षेत्र के, या जहां पर भी इनका न्यूक्लियर पावर प्लांट है, जैसे कि अगर हम बात करें तारापुर एटॉमिक पावर स्टेशन की, राइट, या फिर अभी कुछ समय बाद ये प्रोग्राम कुदनकुलम न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट पर भी चालू किया जाएगा। तो इसमें होता क्या है कि इसके आसपास के क्षेत्र में जो भी गांव वगैरह हैं, लोग वगैरह हैं, स्पेशली युवा, तो उनको बुलाया जाता है और उनको वेरियस न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी से रूबरू करवाया जाता है, कि जिससे कि वो इंटरेस्ट लें और वो न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी की तरफ जो है वो आगे बढ़े, राइट। तो हमारी जो यंगर जनरेशन है, अनएम्प्लॉयड युवा जो है, वो एंटरप्रेन्योर बन सके, इसलिए उनको वेरियस टेक्नोलॉजी से रूबरू करवाया जाता है, उनको इवन ट्रेन भी किया जाता है। तो ये प्रोग्राम है आकृति, किसका? न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड का। कुछ फैक्ट भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के बारे में भी जानो, तो हमारी कंट्री की मोस्ट इंपॉर्टेंट मल्टी डिसिप्लिनरी रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर है, जो कि डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के अंडर आती है। देखो क्वेश्चन ये आ सकता है कि भाई ये क्या है, सेला माउंटेन। सेला माउंटेन, पहली चीज तो ये आएगी कि सेला माउंटेन है कहां पर। तो सेला माउंटेन जो है ये अरुणाचल प्रदेश में, ये फैक्ट पहला तो आपको ध्यान में रखना है। अब हुआ क्या है, यहाँ पर एक बंदर मिला है, तो इस बंदर का नाम भी इन्होंने इसी माउंटेन के नाम पर रख दिया है, जिसका नाम है सेला। माउंटेन का नाम सेला है, तो सेला मकाऊ, तो सेला मकाऊ, राइट। तो ये बंदर का नाम हम लोग को एक नई प्रजाति का नाम जो है वो हम लोग को देखने को मिल रहा है, राइट, सेला मकाऊ। एक एक सेला ये भी है, सेला मकाऊ के अलावा एक अरुणाचल मकाऊ भी है, अरुणाचल प्रदेश वाला बंदर भी एक है। उनके बीच में भी कुछ सिमिलरिटी बट थोड़े थोड़े डिफरेंसेस है, बट उसमें जाने की जरूरत नहीं। बट आप तो ये सेला बस ध्यान में रखो कि अरुणाचल प्रदेश में ये हम लोग को माउंटेन देखने को मिल रहा है, और सेला मकाऊ मकाऊ एक नई बंदर की प्रजाति इसी माउंटेन के ऊपर बेस्ड हम लोग को देखने को मिल रही है, बस दैट्स इट। चाइना के अंदर अभी ये लोग कह रहे हैं इनके अधिकारी की इकोनॉमी पर काम करो, वैसा कुछ खास नहीं है। तो वर्ल्ड न्यूज में भी कोई खास कुछ काम की न्यूज नहीं आई। अच्छा, आरबीआई ने वार्निंग दी है बैंक को लोन के रीस्ट्रक्चरिंग पर। तो क्या होता है ये रीस्ट्रक्चर्ड लोन्स? किस लोन को हम लोग बोलते हैं रीस्ट्रक्चर्ड लोन? कोई बता सकता है? किसी को पता है? हाँ या ना में बता दिया करो, नहीं पता तो लिखा करो नाम, तो जिससे कि फटाक से टॉपिक अपन आगे बढ़ाएं। चुप मत रहा करो, बताओ। कहीं देखो क्या होता है, आपने बैंक से लोन लिया, वैसे तो आपको जरूरत नहीं पड़नी है लाइफ में, बम पैसा होने वाला है आपके पास, एक बार एग्जाम क्वालिफाई कर लो, पैसे की सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इतना पैसा होगा। तो पैसे से बड़ी है पावर यार। तो मैंने आपको क्या बताया कि टाइम पीरियड कम नहीं, टाइम पीरियड कम नहीं, बैंक बताऊं क्या करती है। जैसे आपने जो है वो 50 लाख का लोन लिया, ठीक है, आपकी ईएमआई जो है वो बैठ रही है कितना, 10 साल के लिए आपने लोन लिया, आपकी ईएमआई जो है वो बैठ रही है 50,000 रुपए हर महीना। अब प्रॉब्लम क्या आई, किसी इशू के कारण आप 50,000 रुपए हर महीने नहीं पे कर पा रहे हैं, तो आपने 6-8 महीने तक तो चला लिया, फिर आप बैंक के पास जा रहे हो, आप बैंक को फिर बोलते हो कि यार मुझे 50,000 रुपए ईएमआई नहीं चाहिए, तो बैंक बोलता है अच्छा एक काम करते हैं, हम आपकी ईएमआई जो है 25,000 कर देते हैं और आपके बैंक के लोन को 20 साल कर देते हैं, चलेगा? तो आप बोलते हैं हाँ बढ़िया। फिर तो क्या किया आपने, जो आपको लोन अलॉट किया गया था उस लोन को आपने रीस्ट्रक्चर कर दिया। क्या किया आपने, उसको उसके अंदर चेंजेस जो है बुला दिए। अब प्रॉब्लम क्या है, आरबीआई ने वार्निंग क्यों दी? क्योंकि एनपीए की प्रॉब्लम हो रही है, घोटाले हो रहे हैं इस तरीके से बैंकों में रीस्ट्रक्चरिंग कर करके, तो ऐसे घोटाले ना हो इसको रोकने के लिए आरबीआई ने ये चीज कही थी, बस दैट्स इट। बाकी कोई न्यूज है वो अब हमारे लिए काम की नहीं है, राइट, स्पोर्ट्स न्यूज उतनी कुछ खास नहीं है एग्जामिनेशन परस्पेक्टिव से। और इसी के साथ होता है हमारा लेक्चर समाप्त। और बाकी जो भी स्टूडेंट, जो भी क्या, मैं तो बोलूंगा कि आप ज्वाइन करें जीएस के बैच को, क्योंकि इस बैच को ज्वाइन करने के बाद एक अलग ही एक्सपीरियंस है वो आप फील करेंगे। तो बैच से रिलेटेड जो भी जानकारी आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही है, अगर आपको कुछ पूछना है तो इस नंबर पर 9713282838, इस नंबर पर व्हाट्सएप करके आप पूछ सकते हैं।
ठीक है, चले फिर साइन ऑफ करें, मिलें कल, करें मुलाकात कल अपन लोग। चलो, जय हिंद गाइस। कल 4 बजे, कल संडे है, 4 बजे। एक बार देख लेंगे, मॉर्निंग में स्पेशल क्लास कर लेंगे, पुरानी अपनी पेंडिंग है ही। मैं बता दूंगा, अपडेट कर दूंगा आप लोग को।